हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का शायद आखिरी वीडियो लेक्चर बना रहे हैं पार्ट वाइज। और कल की क्लास से हम क्लास 11th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। बात समझ में आया? पहला चैप्टर पढ़ेंगे सेट समुच्चय, जिसको मैं कल आपको 2 वीडियो दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। और ये दोनों वीडियो आपको कल ही कंप्लीट करना है। जो मुझे सुन पा रहे हो, तो यदि आपको 9वें चैप्टर में पीछे हो गए हों तो इसको आप कुछ दिनों के लिए होल्ड कर दीजिएगा। होल्ड करने का मतलब ही नहीं है आप सेट थ्योरी का जो मैं कल से वीडियो दूंगा आपको, कल मैं 2 पार्ट का वीडियो दूंगा सब लोगों को, पार्ट 1 पार्ट 2। और परसों से अपने रूटीन में पार्ट 3 का वीडियो लगेगा पहले चैप्टर का। समझ में आ गया होगा? तो कल से जो बच्चे पीछे हो गए थे, कृपया एक अलग नोट्स बना ले, या फिर आप मतलब पहला चैप्टर साथ साथ मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जो लोग 9वें चैप्टर में पीछे हो गए हो, 3-4 दिन में आप बराबर कर लीजिए। क्या मेरी बात आपको समझ आ गई? तो सभी स्टूडेंट लिखना शुरू करें। आज पार्ट 22 का वीडियो लेक्चर बनेगा। क्या चलेगा? जो हम 9 विविध प्रश्नावली एक्सरसाइज 9 मिसलेनियस कर रहे थे, विविध प्रश्नावली कर रहे थे, उसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कल कहां तक क्वेश्चन हुए थे भैया? 25, 26 से आज क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? दर्शाइए कि सिद्ध कीजिए कि, लिखे क्वेश्चन नंबर 26वां लिखे, टू प्रूव दैट 1 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n प्लस 1 का स्क्वायर, कुछ ऐसा दिए है, डिवाइड बाई 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 प्लस डॉट डॉट लास्ट में क्या दिए है, n स्क्वायर मल्टीप्लाई n प्लस 1। चाहो तो इसको ब्रैकेट में ऐसे दे सकते हो आप लोग। और क्या प्रूफ करना है? 3n प्लस 5 डिवाइड बाई 3n प्लस 1। ये प्रूफ करना, ये हमें प्रूफ करना है। क्या बात समझ में आ गई? तो ये हमें प्रूफ करना है। अब आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। मैं LHS का अंश लेके चलूंगा, सीरियस रहना। जोड़ना है इस सीरीज को, हर में भी जोड़ना है और अंश में भी जोड़ना है। और इसका एनोवा पद दिख रहा है। ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये श्रेणी का एनोवा पद। लिखेंगे LHS का अंश। LHS का अंश क्या बोलो? 1 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, फिर आगे 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर डॉट डॉट लास्ट टर्म क्या है, n मल्टीप्लाई n प्लस 1 का होल हाफ स्क्वायर। लिखेंगे अतः श्रेणी का एनोवा पद, श्रेणी का एनोवा पद, अतः श्रेणी का एनोवा पद। बताओ कैपिटल TN क्या है? श्रेणी का यदि n पदों का योगफल है तो श्रेणी का एनोवा पद होगा। इससे फायदा आपको क्या मिला? आपको कंफ्यूजन में डाला, बेवकूफ बनाने का धंधा है। उसने एनोवा पद तो दे रखा है, आप सीरियस तो रहिए। एनोवा पद क्या दे रखा है? n इंटू n प्लस 1 का होल हाफ स्क्वायर। बताओ TN बराबर क्या होगा? n स्क्वायर, ये क्या होगा? n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस 1। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आ रही? यहाँ हम लोग क्या किए? n प्लस 1 का होल हाफ स्क्वायर खोल दिए, n प्लस 1 का होल हाफ स्क्वायर खोल दिए। अब जरा दिमाग लगाइए, TN बराबर क्या बैठेगा? यहाँ तो n है ना, n क्यूब प्लस का 2n स्क्वायर प्लस का n। अब क्या करूंगा? TN से SN बनाने के लिए क्या करूंगा? दोनों पक्षों में सिग्मा लेने पर। तो ये तो आपको बहुत अच्छा हो गया होगा ना। लिखेंगे दोनों पक्षों में सिग्मा लेने पर, दोनों पक्षों में सिग्मा लेने पर, दोनों पक्षों में सिग्मा लेने पर बोलूं मैं? तो दोनों पक्षों में मैं सिग्मा लूंगा, ध्यान से सुनना। तो सिग्मा TN इक्वल टू सिग्मा n क्यूब प्लस 2 सिग्मा n स्क्वायर। समझ गए होंगे? कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, आपको पता होगा। हाँ, प्लस का सिग्मा n, हाँ वैल्यू बोले आप, ये SN हो गया। सिग्मा n क्यूब की वैल्यू 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल हाफ स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। फिर सिग्मा n की वैल्यू n/2 इंटू n प्लस 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? हाँ चलिए मेरे साथ हल कराइए। SN बराबर कितना बैठे हैं?
कॉमन क्या है? कॉमन सोचो जरा, क्या कॉमन है? अरे देखो मैं बताऊँ, आप ऐसा करो, हाँ हाँ ये 3 हो जाएगा ना, अरे ये कट जाएगा ना, 1/4 n स्क्वायर n+1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ये 1/3 नहीं आ रहा समझ, n+1 2n+1 और फिर ये क्या है n/2 × n+1, नहीं आ गया समझ? क्या कॉमन, कॉमन क्या सोचो, कॉमन क्या है जल्दी से? 1/, हाँ इसका एलसीएम 12 होगा सबका, तो 1/12 n × n+1। अब भेजा लगाना, 4 3 12, यहाँ 3 n × n+1 एक ब्रैकेट, और 3 चौको 12, यहाँ 4, यहाँ 4 का गुणा होगा, n+1 कॉमन हो गया, क्या आया 2n+1, ये 12 एलसीएम होगा तो 12 गुणा होगा 6 प्लस का 6 आ जाएगा, नहीं आया समझ? जल्दी करें। Sn = 1/12 n × n+1 3n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस का 8n प्लस का 4 प्लस 6 1/12 n × n+1 3n स्क्वायर 8 3 11n बराबर प्लस का 10। हाँ गुणनखंड बनाओ 30 के ताकि 11 बन जाए, 6 × 5 = 30, 1/12 n × n+1 3n स्क्वायर प्लस का 6n प्लस का 5n प्लस का 10 n+1 3n कॉमन ले लेंगे n+2 प्लस 5 कॉमन ले लेंगे n+2। ओवरऑल ये Sn कितना बैठ रहा है, आप सीरियस रहें, 1/12 n n+1 रहना है, और यहाँ से n+2 आएगा और 3n + 5 आएगा। आप इसको घेरे में बंद कर लीजिएगा, ये इसका कैलकुलेशन हो गया। अभी मुझे बताइएगा आप लोग, देखो यार कितना मतलब अच्छा क्वेश्चन था। अभी हमने क्यों क्या हल किया, LHS का केवल आंसर किया, इसी प्रकार मैं LHS का हर हल करूंगा, फिर दोनों का भाग कर दूंगा, राइट हैंड साइड ले आऊंगा। जल्दी करिए, इतना सब लोग कंप्लीट कर ले, फिर आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। समझ में तो आ गया होगा, नहीं है समझ? आगे ना समझ, थोड़ा स्पीड के साथ। इसी प्रकार लिखो, इसी प्रकार LHS का हर, इसी प्रकार LHS का हर ज्ञात करेंगे सब लोग। ठीक, हर क्या है बोलो, 1 स्क्वायर × 2 प्लस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 डॉट n स्क्वायर मल्टीप्लाई n+1 माना श्रेणी का nवां पद Tn डैश है, n पे ऊपर डैश लगाइए, Tn डैश है, nवां पद वहां Tn माने थे ना, इस बार थोड़ा सा चेंज कर लो, Tn डैश। तो नाउ Tn डैश क्या होगा, कोई बताएगा Tn डैश क्या होगा? ये है nवां पद n स्क्वायर × n+1, बताओ अच्छा Tn डैश n³ × अब आप ईमानदारी से बताइए कि आपको कोई डाउट है? नहीं है ना? यदि मेहनत करोगे तो क्या गणित नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी, ये कह ही नहीं सकते गणित नहीं बनेगी। क्या करूं, जोड़ना है दोनों पक्षों में, सिग्मा लेने का, दोनों सिग्मा लेने पर सिग्मा Tn डैश = सिग्मा n³ सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n³ सिग्मा n स्क्वायर। बताओ इसका संकेत क्या होगा? Sn डैश नहीं है, सुन सिग्मा n³ की वैल्यू 1/4 n स्क्वायर n+1 का, हाँ ये बोलो 1/6 n n+1, हाँ दोनों में कॉमन बताओ मुझे। Sn डैश बराबर 1/,
12 n इंटू एन प्लस वन कॉमन, 1/12 3 आया, 3 n इंटू एन प्लस वन और 2 2n प्लस वन। आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कहीं गलत तो नहीं हम कैलकुलेशन में, हम भी गलत हो सकते हैं क्योंकि दिमाग है, कुछ भी इधर उधर हो सकता है कैलकुलेशन में, आप लोगों के साथ हो सकता है। 3n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस का 4n प्लस का 2, इसको फैक्टराइज क्यों करें यार, ये तो गुणनखंड ही बन गए, इस पर 3n कॉमन लूंगा तो 3n प्लस 1 नहीं आता, नहीं फैक्टराइज करना पड़ेगा। 1/12 n प्लस 1 क्या आएगा, 3n स्क्वायर प्लस 4 3 7n प्लस का 2, 3 गुणे 2 6 और 6 1 7, 6 का नाम 6 6 1 7 फैक्टर हो गए। 1/12 n इंटू एन प्लस 1, 3n स्क्वायर प्लस का 6n प्लस का n प्लस का 2। क्या समझ में नहीं आया, बोल क्यों नहीं रहो, आ गया समझ। अंदर फैक्टर बनाओ, कॉमन लो जल्दी से भड़ाक से। क्या 1/12 n इंटू एन प्लस 1, क्या कॉमन है बेटा, 3n कॉमन, n प्लस 2 फिर n प्लस 2। क्या समझ में आ रहा है, Sn डैश बराबर 1/12 n इंटू एन प्लस 1 इक्वल टू, ये फैक्टर क्या बना, n प्लस 2 आगे 3n प्लस 1। ओवरऑल Sn डैश कितना आ गया आपके पास, 1/12 n प्लस 1 n प्लस 2 3n प्लस 1 3n प्लस 1। दिमाग लगाना। नाउ LHS, अब मैं LHS पूरा लूंगा। जिस दिन मैं पूरा LHS लूंगा, भेजा लगाना, अब उस दिन मैं इसको पूरे को ले रहा हूं। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई, इसका मतलब क्या हुआ, जरा दिमाग लगाइए। जब मैं पूरा LHS लूंगा तो दिमाग लगाना, अंश में लिखी श्रेणी के n पदों का योग अपान, बोलो, हर में लिखी, लिख डालो, समझ में आया, तुरंत लिखा करो, श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। मुझे बताओ, अच्छा अंश में लिखी श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होगा, Sn नीचे क्या है, Sn डैश, Sn की वैल्यू क्या थी, 1/12, बोलो n, बहुत अच्छा, n प्लस 1 क्या, 3n प्लस 5, 3n प्लस, अरे यार क्या बोलते हैं यार, कायदे से बोला करो, देखो n प्लस 2 और 3n प्लस 5। अब Sn डैश तो मुझे दिख रहा है, वो दिख नहीं रहा था तो मुझसे गलत बता रहे थे आप, मतलब जो मुझे ना दिखे उसको गलत बता दो। ध्यान देखना, ये मर गए सब, क्या जिंदा हुए, 3n प्लस 5 अपान 3n प्लस, अतः LHS बराबर, क्वेश्चन बढ़िया था। तो इस क्वेश्चन से सीख क्या मिलेगी, कभी कभी हमें श्रेणियों को, अंश और हर को अलग अलग डील करना है, फिर बाद में भाग दे देना, अक्सर ऐसा हो सकता है, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। तभी तो दीदी कटेगा, तभी तो कटेगा। हाँ चलिए 27वां काम करते हैं। अब देखो इधर से फालतू सवाल है, मेरा मन नहीं लगता ऐसे सवाल करने में, लेकिन आपके साथ तो करना पड़ेगा ना यार। वो 8 साइड के जैसे सवाल हैं, चक्र वृद्धि ब्याज, लेकिन बनती श्रेणी ये बाद में है, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। हाँ भाई ये कंप्लीट हो गया, बाद में लिखेगा आता LHS बराबर RHS, प्रूव्ड, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं, कोई किसान, कौन सा क्वेश्चन है, आज खत्म करना है इसको हर हालत में। कल से मैं पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, अब क्रम से सारे चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक, पहला दूसरा क्रम से ही चलेंगे बस, अब कोई दिक्कत नहीं है।
श्रेणी इसलिए पढ़ा दिए थे क्योंकि इसकी अभी पहला दूसरा चैप्टर में जरूरत नहीं पड़ेगी, तीसरे जरूरत पड़ने लगेगी श्रेणी की, तो कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी श्रेणी की, तो डिस्टर्ब होते इसलिए पढ़ा दिए इसको, पहले चैप्टर से पढ़ाएंगे। कोई किसान एक पुराने ट्रैक्टर को 12,000 में खरीदता है, बहुत पुराने जमाने का किसान है, अब 12,000 में ट्रैक्टर की बात छोड़ो, साइकिल नहीं मिलेगी अच्छी वाली। तो कोई किसान है एक पुराने ट्रैक्टर को कितने में खरीदता है? 12,000 में। वह 6,000 रुपये नगद भुगतान देता है, बोलो, और शेष धनराशि को 500 रुपये के वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन के जिसका भुगतान ना दिया गया हो, बात समझा, 12% वार्षिक ब्याज भी देता है। किसान को ट्रैक्टर की ट्रैक्टर की कुल कीमत कितनी देनी पड़ गई, बात समझिएगा। ट्रैक्टर कितना था, रफ कार हो जाए थोड़ा सा, ट्रैक्टर कितने का था? 12,000 का। उसने नगद पैसा कितना दिया? 6,000 दिया, बात समझ में आ रहा है। उसने लोन कितने का कराया? अरे लोन कितने का कराया? 6,000 का। नहीं आया समझ में? 6,000 उसने नगद दिया और 6,000 का लोन कराया। 6,000 के लोन में उसने कहा, दिमाग लगाना, उसने कहा कि मैं 500 रुपये की महीने से आपको वार्षिक किस्त दूंगा, मतलब 12 महीने में 12 महीने में उसने कहा कि एक महीने में उसको कितना देना है? 500 रुपये प्लस 12% की ब्याज भी उसको देनी है। तो 6,000 में ये जो 6,000 का लोन लिया था उसमें इसने 500 रुपये की किस्त बनाया। अरे 500 गुणे 12 करो, 6,000 रुपये होगा, लेकिन 500 नहीं देगा किस्त, प्लस में ब्याज भी देगा। तो बताइए कितना महंगा ट्रैक्टर पड़ गया। अर्थात ट्रैक्टर की पूरी धनराशि बताओ, क्या लॉजिक पकड़ में आया कि नहीं आया? अभी बताता हूं, लिखो, इधर से लिखना शुरू करो। लिखेंगे ट्रैक्टर की कीमत, ट्रैक्टर की कीमत कितना है भैया? 12,000 रुपये। नगद भुगतान कितना था? 6,000 रुपये। लिख लीजिएगा। शेष राशि कितनी हुई? अब शेष राशि कितनी बची है? 6,000। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा समझ? नहीं आ रहा समझ में? देखो अब दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, अब सीरियस रहिएगा ताकि मैं आपके साथ बेहतर बता पाऊं। यहां तक किसी को डर तो नहीं है? ट्रैक्टर की कीमत कितनी है? 12,000। नगद भुगतान कितना किया? 6,000। शेष राशि इसको कितनी देनी है? 6,000। पहली किस्त वो कितनी की? वो क्या कह रहा है कि मैं वार्षिक 1 साल का उसने लोन कराया और एक किस्त उसकी कितनी है? 500 रुपए की। अरे स्वाभाविक सी बात है, आप 6,000 कर्जा लोगे तो 500 रुपये महीने का देना पड़ेगा, प्लस उसको ब्याज भी देना है। तो पहली किस्त बताइए क्या होगी? पहली किस्त क्या होगी? जरा दिमाग लगाना। आपको पहली किस्त में कितना पैसा देना है? 500 रुपए। समझा गया? 500 रुपए का कितना परसेंट? 12 का मतलब 12% का मतलब 12 गुणे 100। बताओ अच्छा क्या हुआ ये कटा? 12 पंचे 60, 12% होगा ना यार। तो इस तरह तो ब्याज आएगी ना, केवल ब्याज बस आएगी ना, ये ब्याज बस आएगी। 6,000 का 12% ज्ञात करेंगे ना, मैं बता रहा हूं कारण क्या। वो सीरियस नहीं है। आप देखो उसने लोन कितना ले रखा है? 6,000। दिमाग लगाना। अभी मैं समझाता हूं, परेशान होना। 6,000 का 12% निकालो थोड़ा सा भाई। 6,000 की तो पहली किस्त भर रहा है, ये एक का जो गुड़ा है पहली किस्त है। पहली किस्त में उसको पैसा कितना लग रहा है? 12% का ब्याज लग रहा है। तो 12% का मतलब 12/100। जरा गुड़ा करो कितना है? ये उड़ गया, 12 छंग 72, 720। अब दिमाग लगाना। 720 रुपए में ना पहली किस्त कितनी बैंक में जमा करेगा? 720 रुपए के, जिसमें उसका 500 रुपये मूलधन है। नहीं समझ में आया? 500 रुपये उसका मूलधन है। ब्याज कितनी जुड़ गई? 120 रुपए। नहीं दिमाग लगा, फिर सुना, ध्यान से सुनना। 12,000 में उसने भुगतान कितना किया? 6,000। नहीं समझ में आया? लोन कितना लिया था? 6,000। तो जब पहली किस्त भरेगा तो 6,000 का 12% उसको ब्याज लगनी। तो 6,000 का 12% निकालो, कितना पैसा देगा? अर्थात पहली किस्त में उसको कितना जमा किया? 720 रुपए। उसकी मूलधन कितनी थी? पहली किस्त की मूलधन कितनी है? 500 रुपए। 500 रुपए उसका मूलधन कम हो गया। लोन कितना लिया था? 6,000। अब उसका लोन कितना बचा? 5500 का। तुम्हें समझ में नहीं आया सवाल? देखो ध्यान से, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, चलो हो जाने दो, आज खत्म करूँ।
देखो यार फालतू वाले सवाल हैं। एक बात आप दिमाग लगाओ, बैंक से लोन कितना लियो? 6,000। पहली किस्त में आपको 6,000 का 12% देना है बस। 6,000 का 12%, तो 6,000 का जब 12% निकालोगे तो ये 720 रुपए। अर्थात पहली किस्त बैंक में कितनी जमा करने जाओगे? 720। जरा भेजा लगाओ, आपकी जो मूलधन किस्त है ना वो 500 रुपए वार्षिक से आप ब्याज वो भर रहे हो ना लोन अपना, लेकिन 120 रुपए क्या जुड़ गई? अर्थात 720 रुपए में आपका 500 रुपया मूलधन है, मूलधन है, बात समझ रहे हो, और 220 रुपए ब्याज लग गई। अब भी समझ नहीं आया? आपने लोन कितना ले रखा था? 6,000 में 500 रुपया आपने मूलधन तो दे दिया ना, अब कितना लोन बचा? 5500 का 12% लगेगा अगले महीने में। नहीं समझ आया? तो दूसरी किस्त कितनी होगी बताओ जरा। हाँ, अब बात पकड़े हो तुम। दूसरी किस्त कितनी होगी बताओ? 5500 गुड़े यहां गुड़ा कोई मतलब नहीं है, बटे 100। आ गया समझ में? क्योंकि 500 रुपया मूलधन कम हो गया ना, अब 5500 में 12% लगेगा। तीसरी किस्त में मूलधन कितना हो गया? 5,000, फिर 5 आ गया। समझ अब भी नहीं है समझ? चलो बताओ। अच्छा फिर समझाऊं क्या बेटा? आगे समझ नहीं आ समझ? क्योंकि आपका 500 रुपया मूलधन कम हो रहा है ना, तो ब्याज उसमें फिर बैंक में कम हो गया। 5500 की 12% लगनी है ब्याज। तो बताओ कितना हो गए? ये कटा 55 गुणे 12, 660 आ रहा है। हाँ, अब जरा दिमाग लगाइए, देखो पैसा घटता चला रहा है। क्यों पैसा घटता चला? क्योंकि मूलधन कम हो रहा है। अब 500 रुपये यहाँ मूलधन दे रहा है, लेकिन ब्याज अब केवल उसको 160 रुपये लग रही है। बताओ तीसरी किस्त कितनी होगी? भेजा लगाओ। हाँ, अब बात समझो। उसका मूलधन 1,000 तो जमा हो गया ना, अब उसको 5,000 में 12% देना है। ये बताओ कितना आ रहा है? हाँ, ये कटाई 600। अब यार देखो वो कितनी किस्त जमा करता है, इतना दिमाग लगाओ। उसको कितनी किस्त जमा करना है? कितनी किस्त जमा करना? पढ़ो कुछ। लोन कितने दिन का लिए? 1 साल का। कैसे पता चला? हाँ, क्योंकि 12% वार्षिक लिखा है। एक शब्द और लिखा है, एक शब्द और पकड़ो। वो किस्त कितनी की बनवा रहा है? 500 बनवा रहा है ना, तो उसका मूलधन कितना है उसका? 6,000। अरे 500 रुपया 12 बार जमा करोगे 6,000 नहीं हो जाएगा? लेकिन बैंक ने शर्त रखी है ना कि आपको ब्याज भी देनी पड़ेगी। तो पहले महीने में कितना जमा कर रहा है? 720। 500 रुपया मूलधन दे रहा है, 220 ब्याज दे रहा है। फिर दूसरे महीने में 660। क्यों कमता चला जा रहा है? क्योंकि उसका मूलधन कम रहा है। मूलधन कम रहा है तो ब्याज कम हो पा रही है। समझ में आ गया? तो ये सीरीज कहां तक जाएगी? लिखो, कुल किस्तों में, कुल 12 किस्तों में, 12 किस्तों में किया गया भुगतान भाषा नहीं पकड़ में आ रही क्या? कुल 12 किस्तों में किया गया भुगतान बताओ। अच्छा, पहला भुगतान कितने का है? 720 का। अब श्रेणी पढ़े हो ना? दूसरे में 660 का। तीसरे में ये कहां तक जाएगा? 12 पदों। अरे कितनी किस्त देना है? 12 पदों तक देना है। तो एक ट्रेंड पकड़ लो, एपी बन रही है। पहला पद कितना है? 720। सार्वंतर कितना है? -60। -60 क्यों आया? क्योंकि ब्याज घट रही है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब एपी के कितने पद जोड़ने हैं? 12 पद। फार्मूला क्या होता है? 12/2 बोलो, प्लस 2a प्लस का 12 - 1 इंटू बी। लिख देंगे आगे एपी के 12 पदों के ऊपर। नहीं आया समझ? आगे समझ। तो सवाल तो ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब बनेंगे, क्वेश्चन सब बन जाएंगे। थोड़ा ये जरूर लिख दीजिएगा कि एपी के 12 पदों का योगफल। क्या बात पकड़ में आ रही है? जरा बताओ। एक ही जगह क्या भरूं? ये तो 6 आ गया एक ही जगह। बहुत अच्छा। 720 प्लस का 11 गुणे डी की जगह -60। हाँ, जल्दी से मुझे हल करके बताओ। देखो 6 गुणे 720 है ना, ये 72 गुणे 2 क्या होगा? 2 2 4, 7 दूनी 14, 144। तो 1440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1440 - 11 छके 66, 660। घटाओ। चौदह 1440 में 666 घटाओ, 660 घटाओ, सब्ट्रैक्ट 780। 780 का गुणा करो 6 में। करो आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं।
तुक्का ना लगाओ लेकिन। कितना? 4680 कहाँ आएगा? कितना आ रहा? 4680 रुपये। हाँ सही, 4680 रुपये। ठीक, कितना आ रहा? 4680 रुपये, 4680। दिमाग लगाना, भेजा लगाना थोड़ा सा। देखो ट्रैक्टर कितने का था? 12,000 का। ब्याज कितनी दिया? 4680 रुपये ज़्यादा ब्याज देना पड़ गया। नहीं समझ में आया? देखो कितना महंगा पड़ गया, इसलिए लोन लेना मुश्किल काम है। लोन किसी को नहीं लेना चाहिए। अर्थात ट्रैक्टर की कुल कीमत बताओ, ट्रैक्टर की कुल कीमत 12,000 तो ट्रैक्टर का था। नहीं समझ में आया? नहीं समझ आ गया ना? 12,000 कुल ट्रैक्टर का, और ये 4680 रुपये उसकी ब्याज हो गई। जोड़ लो कितना आया? 16,000, 12,4 16,680 रुपये। 16,680 रुपये ट्रैक्टर की कुल कीमत हुई। तो सवाल अच्छा था। चलो अगला क्वेश्चन देखो यार, सेम क्वेश्चन 28 नंबर। चलो करते हैं इसी तरह। बोलो क्या लिखा हुआ है? शमशाद अली 22,000 के एक स्कूटर खरीदा। देखो यार कितना बेवकूफ शमशाद अली किसान होशियार था। 12,000 को उसने ट्रैक्टर खरीदा। शमशाद अली को देखो बेवकूफ को 22,000 के स्कूटर ले लिया क्या यार लॉजिक है। लिखेंगे स्कूटर की कीमत समझ में आया क्या बोल गया? स्कूटर महंगा मिल रहा है ट्रैक्टर से। लिखेंगे स्कूटर की कीमत कितना है? स्कूटर कीमत 22,000। क्यों 22,000 रुपए? हाँ, नगद भुगतान कितना कर रहा है बोलो? 4,000। देखो शमशाद अली को, हाँ शेष राशि उसकी कितनी हुई? देखो 18,000 रुपए शेष हुआ ना उसको, और 1,000 वार्षिक किस्त के हिसाब से वो अपना वहां से ब्याज दे रहा है। 1,000 वार्षिक किस्त दे रहा है, तो ब्याज उसको जो लग रहा है 10% दे रहा है। 1,000 का 10% दे रहा है ना वो। हाँ, वो क्या कह रहा है? 1,000 रुपये वार्षिक किस्त है। दिमाग लगाना, वार्षिक किस्त है, इसका मतलब उसका यहां से भेजा लगाना। लोन कितने का था? 18 का। और वो एक महीने में कितना रुपए देना चाहता है? 1,000 रुपए के हिसाब से कह रहे हैं मुझसे ब्याज ले लो, तो उसको कितनी किस्तें भरनी पड़ेगी? 18। तभी तो उसका लोन खत्म होगा। समझ में नहीं आया? वहां 6,000 का लोन था तो 500 रुपया सब चला, तो मैं केवल ब्याज पकड़ूंगा बस हो गया। पहली किस्त की ब्याज बताइए आप। पहली किस्त की ब्याज, अब जरा दिमाग लगाइएगा। ठीक, मैं पहली किस्त की ब्याज और बिल्कुल क्लियर हो। उसका लोन कितने का है? जब पहली किस्त लेगा तो 18,000 रुपए उसका लोन लिया था ना, तो 18,000 में कितने % का ब्याज ले रहा है? 10% का। तो 18,000 गुणे 10/100। ठीक, अब जरा दिमाग लगाना। ये कट गया, कितना आया? देखो दिमाग लगाना थोड़ा सा। ये पता है क्या है आया है? ये देखो भेजा लगाना थोड़ा, क्यों पहली किस्त की ब्याज है। यदि पहली किस्त का भुगतान करेगा ना तो भेजा लगाना। 1,000 रुपए उसको मूलधन देना है और 1,800 रुपए ब्याज देना है, तो पहली किस्त बैंक में कितना जमा करेगा? 2,800 रुपए। नहीं समझ में आया? केवल हमने पहली किस्त की ब्याज निकाला है ना, कि 18,000 रुपए को उसने लोन लिया, तो पहली किस्त में उसको ब्याज कितना देना पड़ेगा? कितना ब्याज देना पड़ेगा? 1,800। और मूलधन कितना देगा? 1,000। तो 1,000 1800 2,800। तो उससे मतलब नहीं, हम ब्याज देखे ले रहे हैं कि 18 किस्तों में उसको ब्याज कितनी लग रही है, और ट्रैक्टर की कीमत कितनी थी? 22,000 में ब्याज जोड़ देंगे, कुल कीमत आ जाएगी।
क्या मतलब है, हम ब्याज देख रहे हैं कि ट्रैक्टर कितना लग रहा है, बाकी ट्रैक्टर कीमत तो क्लियर है। नहीं समझ में आया? यदि मैं पहली किस्त की पूरी पूरी रुपए बताऊं ना तो 1000 मुझे और ऐड करना पड़ेगा, तो उससे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं आया समझ में आपको? आगे समझ में? अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, बताओ दूसरी किस्त कितनी होगी, दूसरी किस्त की ब्याज बताओ। वहां भी ये शब्द लिख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा पहले वाले सवाल में, ठीक है ना। दूसरी किस्त की ब्याज देखना, दिमाग लगाना। उसने लोन कितना लिया? 18,000। दिमाग लगाना, 18,000 में उसने इसके साथ 1,000 मूलधन जमा किया होगा ना। अब कितना बचा? 17,000 का 10% देगा लोन, 17,000 का 10% आ गया होगा समझ ना। हाँ तो कितना बचा बेटा? 1700 रुपये आ गया समझ, ठीक? समझ आ रहा कि नहीं? बताओ तीसरी किस्त की ब्याज। हाँ ये तो और सरल हो गया। तीसरी किस्त की ब्याज 16,000, क्योंकि 1,000 उसका मूलधन कम हो रहा ना, 10/100 1600 रुपये हो गया, ठीक है यार, बात समझ आए? अच्छा, अतः देखो उसको कितनी किस्तें जमा करनी है? 18 महीने को उसने लोन ले रखा है ना, क्योंकि मूलधन तो 1,000 देता है ना वो, बाकी ब्याज दे रहा, भर रहा है वो। दिमाग लगाइए। अतः 18 किस्तों में लगी कुल ब्याज, 18 किस्तों में लगी कुल ब्याज, दिमाग लगाओ यार। 18 किस्तों में स्टार्टिंग बनाओ। पहली किस्त में कितनी ब्याज लगी? 1800। दूसरी किस्त में 1700। तीसरी किस्त में 1600। अब देखो यार दिमाग लगाओ, ये कहां तक जाएगा? 18 पदों तक। 18 पद तक सीरीज जाएगी। एपी के कितने पद जोड़ने? 18 पद जोड़ने, बहुत अच्छा। जब 18 पद जोड़ेंगे तो 18/2। अब दिमाग लगा लेना कटा। 2a, ए का मतलब 1800 प्लस 18 - 1 इंटू डी का मतलब माइनस का 100। अरे 1800 में 1700 घटाऊंगा, माइनस का 100 नहीं आएगा? बोल क्यों नहीं रहा? तो ये 9, 18 दूना 3600, ये कितना आया? 17 माइनस का 1700। हाँ बेटा बताओ कितना है, कैलकुलेट करो इसको। गलत है क्या? कहीं कैलकुलेशन गलत है क्या? 1900 गुणे 9, 9 गुणे 1900, 17,100 रुपये। 17,000। देखो भैया ध्यान से सुनना, उसको 18 किस्तों में इतनी ब्याज लग गई है। भेजा लगा, लोन कितना लिया था? 18,000 का, ब्याज कितनी लगी? 17,100। बताओ जितना ब्याज लिया था, जितना लोन लिया था, उतने से थोड़ा सा कम ब्याज लगी। स्कूटर की कुल कीमत, अब कुल कीमत कितनी होगी लिखेंगे? स्कूटर की कुल कीमत कितने की पड़ी बताओ? स्कूटर कितने का था? 22,000 को। देखो भेजा लगाना, 22,000 में 4,000 पहले दे दिया था और इसके साथ 1,000 रुपए लगा रहा 18 बार, तो ये वाला भी तो दे रहा है और ये ब्याज भी दे रहा है। तो मैं टोटल इस तरह आप जोड़ लो, 4,000 प्लस 18,000 प्लस इतना। नहीं समझ में आया? तो ये 22,000 तो उसने देना है उसको, समझ नहीं आया? और ब्याज कितनी दे रहा है? अच्छा भेजा लगाना, पहली किस्त उसकी कितनी होगी? 2800 की, दूसरी 2700 की, तीसरी, क्योंकि 1,000 मूलधन भी तो जोड़ेगा 18,000 का, प्लस ब्याज भी देगा। तो 22,000 को उसने, इस टोटल तो स्कूटर ही था 22,000 का, पकड़ में नहीं आया? ब्याज कितनी भर रहा है? 17,100 रुपये। कितने पड़ा स्कूटर? 22,000 17,000 कितना? 39,100 रुपये। देखो बेवकूफ का किसान ने बढ़िया दिमाग लगाया, उसने कम से कम ट्रैक्टर खरीदा तो खेती किया होगा, तो पैसा कुछ सुन लिया होगा। ये स्कूटर खरीद के बढ़िया मूंगफली बेच रहे हैं। हाँ स्कूटर में व्यापार होता है, कोई टेंशन नहीं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगा लो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। 29 नंबर देखें, 29 नंबर। ठीक,
एक व्यक्ति ने अपने 4 मित्रों को पत्र लिखा और वह प्रत्येक को उसकी नकल करने के दूसरे 4 व्यक्ति को भेजने के निर्देश देता है तथा उनसे यह भी करने को कहता है कि प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस श्रृंखला को जारी रखे। कल्पना कीजिए श्रृंखला न टूटे तो 8वें पत्रों के समूह में भेजे गए पत्रों की भेजे जाने वाले तक कितना डाक का खर्च होगा, जबकि एक पत्र का डाक का खर्च कितना है 50 पैसे। अभी आपको समझ में नहीं आया, बताता हूँ, आएगा आगे से। देखो यार, इस समय सवाल समझाने का बहुत सही तरीका है क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक उसी तरह ये जा रहा है। करे चैन न टूटे, कोई व्यक्ति है कैपिटल है, उसने अपने 4 मित्रों को, अच्छा इनके मित्र के नाम में P, Q, R और हाँ ये थोड़े विदेशी है, उनके घर वाले नाम PQRS रखा दिए हैं। समझ में आया? इसने 4 पत्र लिखा, नहीं आया समझ में? तो पहली बार आपको कितने पत्र लिखे गए? 4। समझ नहीं आए? फिर इसके पास गए, ये भी 4 लिखा, बोल क्यों नहीं रहो, ये भी 4 लिखा और ये भी 4 लिखा, ये भी 4 लिखा। तो दूसरे स्टेप में कितने? पहले स्टेप में तो 4 ही पत्र बने, इसने 4 पत्र लिखा ना, ये फिर खुद 4 लिख रहे हैं, तो 4 चौको तो अर्थात दूसरी बार 16 पत्र हो गए। नहीं समझ में आया? किसी व्यक्ति ने 4 व्यक्तियों को पत्र लिखा, पहले तो बस 4 पत्र हो गए, दूसरा स्टेप देखना, वो 4 को कह रहा ना। पहले देखो कोई एक व्यक्ति था, ठीक, उसने 4 व्यक्तियों को पत्र लिखा, 4 को कोरोना वायरस दे दिया। समझ नहीं आया? और फिर चारों को दे रहे हैं, तो पहले तो दिन तो 4 होगी कोरोना वायरस की संख्या, दूसरे दिन तो 4 यहां से हुए। नहीं समझ में आया? 4 यहां से हुए, 4 यहां से हुए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जरा दिमाग लगाइएगा, आगे क्या होगा, आगे जरा इमेजिन करो। देखो फिर 16 व्यक्ति फिर 4 को जोड़ेंगे, भेजा लगाओ थोड़ा सा, कुछ दिमाग काम कर रहा है। 16 चौको 64 होंगे बराबर, क्योंकि 4 चौको 16 और 16 चौको 64 पत्र होंगे। अर्थात ये डाट ये सीरीज 4 है, लिखेंगे, मैं सेंटेंस बना रहा हूं, लिखेंगे। चूंकि एक व्यक्ति, ये ना लिखेगा भाई, कुछ नहीं लिखना आपको, ये सब रफ कार्य है। चूंकि एक व्यक्ति 4 पत्र लिखता है, चूंकि एक व्यक्ति 4 पत्र लिखता है, तथा प्रत्येक व्यक्ति को यह निर्देश देता है, कि श्रृंखला ना टूटे और प्रत्येक व्यक्ति को 4 पत्र लिखना है, तथा प्रत्येक व्यक्ति को यह निर्देश देता है कि श्रृंखला ना टूटे और प्रत्येक व्यक्ति को कितने 4 पत्र लिखना है। इस स्थिति में बनी गुणोत्तर श्रेणी, इस स्थिति में बनी गुणोत्तर श्रेणी, अब आपके सामने है गुणोत्तर श्रेणी, आप बना लीजिए। 4 कामा लगा के 4 लिख देते हैं, 4 कामा 16 कामा 64 गुणे 4 करो जरा, बार 4 का गुणा होगा 200। क्लियर हो ना सब? डॉट। वो क्या कर रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब उसे लॉजिक आपको पकड़ में आ गया होगा। एक व्यक्ति ने अपने 4 मित्रों को पत्र लिखा, वह प्रत्येक को उसकी नकल करने की दूसरे 4 व्यक्तियों को भेजने का निर्देश देता है, तथा उसने यह भी करने को कहा है कि प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति श्रृंखला को जारी रखे। जो व्यक्ति पत्र प्राप्त करता है वो तुरंत 4 पत्र लिख के आगे बढ़ा दे। बात समझ नहीं आई? आगे समझ। तो क्या कर रहा है, यह कल्पना करने के लिए श्रृंखला ना टूटे तो 8वें पत्रों के समूह में, देखो ये पहला समूह है, ये क्या है, पहले समूह में कितने पत्र लिखे गए? 4, दूसरे समूह में, तीसरे में, अर्थात ये T1 है जीपी का, ये T2 है, ये तो 8वां समूह का मतलब जीपी का कौन सा पद चाहिए? 8वें पद। अर्थात जीपी के 8वें पद में कुल कितने पत्र लिखे जा रहे हैं, लिखेंगे। ज्ञात है प्रथम पद, आ गया होगा समझ में? नहीं आया? बोलो भाई, सार्वनुपात कितना है? R बराबर 16 भागे 4 बराबर 4, लिखेंगे। 8वें समूह में पत्रों की संख्या
पत्रों की संख्या, इसको फील करना, महसूस करना। पहले समूह में पत्रों की संख्या, जब पहला स्टेप था, दूसरे समूह में 16, तीसरे समूह में, तो 8वें समूह में पत्रों की संख्या अर्थात T8 चाहिए। ठीक है, इमेजिन करो T8 अर्थात जीपी का 8वां पद। इसका मतलब ये क्या है, जीपी का हमें क्या निकालना है, जीपी का 8वां पद निकालना है, जीपी का 8वां पद। बोलो क्या होगा, ए आर की पावर 8 - 1, ये होता फार्मूला। ए आर की पावर 7, ए का मतलब 4 और 4 की घात 7। जरा इसको हल करो, 4 घात 7 क्या होगा, बेजा लगाओ जल्दी से। अरे 4 की घात 8 लिख दो सीधा सीधा, अरे 4 की घात 8 लिख दूं, फिर देखता है जैसे। ठीक है, और 4 की घात 8 का मतलब 2 घात 16। चलो 4 घात 8 हल कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। देखो दिमाग लगाना, तो 4 की घात 8 का मतलब होगा, बेजा लगाइएगा, 4 की घात 4 कितना होता है। नहीं नहीं, वो तो बुरा तो बेटा करना पड़ेगा ना। अब जब टोटल पत्र आएंगे तभी तो पूरा खर्च जोड़ेंगे ना। एक पत्र को भेजने में 50 पैसा लगता है, नहीं समझ में आया। तो जब टोटल पत्रों की संख्या नहीं आएगी, 8वें समूह में पत्रों की संख्या कितनी होगी, जब तक इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक तो ये कैलकुलेट ही नहीं होगा ना कितना खर्च हो रहा। नहीं समझ में आया तो हाँ, 256 गुणे 256 गुणे, बताओ अब इसका गुणा कर लो। यदि मोबाइल लियो तो यूज कर लो, नहीं लिए मोबाइल, मैं क्या ले रहा हूँ, करूं? अरे कर लो, सीधा सीधा गुणा करके बता दो। अरे उसमें दूसरे हिसाब से लगाया होगा ना। ये आप कैलकुलेशन सही कर रहे हो कि नहीं? 4 8 16, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 गुणे 4 2 56, हाँ 256 गुणे 256 बराबर। थोड़ा स्पीड के साथ कर लो। नहीं हलू, 65,000? नहीं, एक मिनट, अभी हम कुछ गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन तो पढ़ो। 8वें पद के बजाय 8 पदों तक श्रेणी को जोड़ना है। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा ना। 8वें पत्रों के समूह भेजे जाने तक लिखा है। नहीं समझ में आया, नहीं समझे तुम, पढ़िए ना क्वेश्चन। ये पर्टिकुलर तो हमने 8वां समूह में कह रहा है ना, नहीं समझ में आया। इसमें तो हम 8वें समूह में पत्रों की संख्या ज्ञात की है ना। वो कह रहा 8वें समूह तक पत्रों की संख्या, इसका मतलब थोड़ा सा गलत हुआ। उसे देखा जाए तो कुछ गलत नहीं है, आप 4 की पावर 8 लिखा रहने दो। ये 8वें समूह में पत्रों की संख्या, इसका मतलब 8वें समूह तक कुल पत्रों की संख्या ज्ञात करें। यहां तक आप लिख लिए कि नहीं? कुछ गलत कुछ नहीं, इसको लिखा रहने दीजिए। बता मैं आराम, देखो अतः लिखे नीचे लिखिए 8वें समूह तक, ये पर्टिकुलर 8वां समूह में पत्रों की संख्या। नहीं समझ में आया, फिर ध्यान से सुनो, इधर सुनो। पहले समूह में पत्रों की संख्या, दूसरे में, 8वें में 4 की घात 8, समझा गया? तो 8वें समूह तक पत्रों की संख्या, बताओ क्या हो? इसका मतलब क्या हुआ? जीपी के कितने पद जोड़ने हैं? 8 पद जोड़ने हैं। तो क्या करेंगे? 4 धन 16 धन बोलो 64 धन 256, लास्ट में कहां तक? 4 की पावर 8 तक सीरीज जाएगी। नहीं आए समझ? आगे समझ। ये जीपी के कितने पद हैं? अरे हाँ, लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई। अब जीपी के कुल मिला के 8 पद जोड़ने हैं। इस कितने पद आपको जोड़ने हैं? 8 पद। तो जीपी के 8 पद क्या होते हैं बताओ जरा? ए, अरे फार्मूला क्या होता है? ए का मतलब 4, आर की पावर n, आर का मतलब 4, n का मतलब कितने पद? 8, आर की पावर n -1 बटे r -1। नहीं समझ में आया? आगे समझ। आप यहां साइड में लिख दो तो क्लियर हो जाएगा, नहीं आप भूल जाओगे। जीपी के क्या लो? जीपी के बोलो 8 पदों का, बेटा कोई कंफ्यूजन? ये केवल 8वें समूह में कितने पत्र लिखे जा रहे हैं, और 8वें समूह तक, मतलब पहला समूह प्लस दूसरा समूह प्लस तीसरा समूह डॉट 8वें समूह में टोटल पत्र कितने हुए 8वें समूह तक। नहीं आ समझ? अरे कुल मिला के यार 8 सिस्टम में कितने कोरोना वायरस के मरीज हो गए, ये जोड़ गया जीपी। जब जीपी किसी चीज को बढ़ता है ना यार, बात समझा? देखो
मैं एक इसके बाद आपको एक थोड़ा सा चुटकुला सुनाता हूँ जीपी वाला। दिमाग लगाना, दिमाग। 4/3, थोड़ा 4/8 कितना हो गया? कैलकुलेट है उसमें, देख लो थोड़ा सा। 4/8 कितना? 65,536 में एक सब्ट्रैक्ट हो गया, सही। तो कितना है? 4/3 गुणे 65,535। ठीक, इतने कुल पत्रों की संख्या हुई। एक पत्र का खर्च कितना है? 50 पैसे। तो कुल पत्रों की लिखेंगे, चूंकि एक पत्र का खर्च, एक पत्र में डाक का खर्च, डाक का खर्च बराबर 50 पैसे। आगे समझ में लिखेंगे, एक पत्र में डाक का खर्च 50 पैसे। 50 पैसे है ना, इसको रुपए में बनाओगे तो कितना होगा? 0.50 रुपए। नहीं है, सुन, 0.5, 100 को भागोगे ना, तो इसमें रुपए में कन्वर्ट कर लो। हाँ, अब इतने पत्रों में लिखेंगे कुल खर्च। कुल खर्च का मतलब समझ गए? समझ नहीं आए? या मैं क्या लिखूं? 8वें समूह तक, ऐसा लिख लो। 8वें समूह तक कुल खर्च। बताओ 8वें समूह तक कुल खर्च क्या होगा? 8वें समूह तक कुल कितने पत्र थे? देखो इधर कुल कितने पत्र थे? 4/3 गुणे 65,535 गुणे 0.50। बोल दो यार, कितना रुपए आ रहा है? बोल दो डायरेक्ट। 43,600। यार बड़ा अजीब लगता है कि एक पत्र भेजने में केवल 50 पैसा लगता है, लेकिन इतने पत्र हैं, कितना पैसा लग गया डॉक्टर में। आगे समझ में नहीं आएगा? आगे सुन, मतलब 8वें समूह तक कुल कितने पत्र थे? एक पत्र को भेजने में 50 पैसा था, 0.50 रुपए। तो 8वें समूह तक टोटल इतने पत्र थे, एक पत्र में 0.5 रुपए खर्चा है, 0.5 का गुणा कर दिया। आगे बेटा समझ की नहीं है, अर्थात कुल खर्च इतने रुपए आ गए। देखो यार, गुणोत्तर श्रेणी का काम क्या होता है? बहुत तेजी से बढ़ती है। पहले 4 है, सपोज दैट मैं 2 का गुणा करके देख रहा हूँ। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 बढ़ रही है तेजी से। यदि घटेगी तो तेजी से घटेगी। तो मेरी बात ध्यान से लो, यदि ईमानदारी से मेहनत कर लिए तो भगवान जिस दिन ब्याज लगा के आपको लौटाएगा ना, तो जीपी में लौटा के देता है। नहीं समझे आप? जिस दिन आप मेहनत कर लिए, ठीक है, अभी आपको यह लग रहा है कि यार मेरे जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। यदि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, होली के दिन होली नहीं खेल रहे हो, किताबों में लगाए चश्मा डटे हो, दीपावली में दीपावली नहीं मना रहे हो, बात समझ रहे हो, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, तो भगवान की औकात नहीं कि आपकी तरफ नज़र उठा के देख ले। जब हम सामने भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे कि नजरें मिलाओ हमसे, हमने गलती कहाँ की? हमने तो बहुत मेहनत की अपने जिंदगी से। भगवान कहता है धैर्य रखो, जिस दिन लौटाऊंगा जीपी के साथ लौटाऊंगा। बात समझ में आया? कि वही कहते हैं ना, दिन रात चौगनी, मतलब एकदम से दुगना हो जाता है कोई व्यक्ति। कि पहले साल पता चले 100 रुपये कमाया, अगले साल उसने 1 लाख कमा लिया, अगले साल 1 करोड़। जीपी लगा रहा है भयंकर वाली। आगे समझ ना? ठीक। तो जब भगवान लौटा के देता है तो सीधे जीपी में लौटा के देता है। यह सत्य बात है। बात समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार, बढ़िया क्वेश्चन है। 30वां सवाल। एक आदमी ने बैंक में 10,000 रुपए 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा किया। जमा से रकम बैंक में जमा की गई राशि 15वें वर्ष में उसके खाते में कितनी रकम हो जाएगी? वो कह रहा है यार कि उसने खाते में कितना जमा किया, मतलब फिक्स डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। 1 साल में उसको ब्याज कितनी मिल रही है? 5%। तो 15 साल बाद उसके खाते में कुल कितना रुपए होगा? और 20 साल बाद कुछ कितना होगा? बात समझ में आया? जरा दिमाग लगाइएगा, भेजा लगाइएगा, थोड़ा सा भेजा लगाइएगा। बोलूं मैं? अच्छा, एक बात आप और सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। लॉजिक पकड़िएगा मैं क्या बोल रहा हूं। आप 1 जनवरी 2020 को अपना 10,000 रुपए, बात सुनिए, 10,000 रुपए, 1,000 है अभी तो, 10,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए। 1 साल बाद आपकी तारीख क्या आएगी?
1 जनवरी बोलो, मैं JUN लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। 1 जनवरी 2021 आई, बोल क्यों नहीं रहे हो? तो इसके जस्ट 1 साल बाद आपके खाते में 5% ब्याज के साथ आपका ज्यादा हो गया। तो पहले साल में, अर्थात पहले साल में आपको कितना पैसा मिला आपके खाते में, बताओ मुझे। 10,000 का कितना परसेंट बोलो? 5% बटे 100, ये कटा, बोलो कितना आया? अरे 500 आया ना। तो आपके खाते में अब कितना पैसा हो गया? 10,500। वेरी गुड, समझ में आया? इसका मतलब कि ये बात तो आपको पकड़ में आ गई होगी कि आप जब 1 जनवरी को पैसा जमा कर रहे थे तो कितना था? 10,000। 1 साल बाद बोल क्यों नहीं रहो, कितना आया? 10,500। ये पूरी टोटल आपकी पूंजी हो गई कि नहीं? नहीं समझ में आया आपको? ठीक है, पहले साल आपकी पूंजी बनी कितनी? नहीं, 10,500 है ना, 10,500। क्या समझ में नहीं आ रहा? अरे वो लिख लूंगा बेटा, लॉजिक पकड़ो। काई दहाई, अच्छा 10,500। अभी देख लेते हैं, ठीक है। पहले आप लिखना शुरू करें, लिखेंगे 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद 10,000 पर ब्याज निकालिए आप। 1 वर्ष बाद 10,000 पर ब्याज, 10,000 पर ब्याज कितने परसेंट ब्याज है? बोलो 10,000 का कितना परसेंट? 5%। 100 का भाग लगा दो भैया, ठीक। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा समझ? अच्छा, यहां यदि आप मूलधन जोड़ें तो फिर गुणा ना करें, नहीं फिर एक पहली किस्त है कि 1 साल बाद है, 1 वर्ष बाद लिखो कि नहीं लिखे हो आप? 1 वर्ष जरूर लिख देना, लिख दिए ना बेटा। 1 वर्ष बाद ब्याज कितनी होगी? ये 500। समझ में आया? अब मैं ब्याज कंप्लीट किए ले रहा हूं, अब मूलधन जोड़ लेंगे। या फिर ऐसा लिखे 1 वर्ष बाद कुल पूंजी, 1 वर्ष बाद लिखो, 1 वर्ष बाद लिखेंगे 1 वर्ष बाद जमा की गई राशि, जमा की गई राशि या जमा किए गए रुपए, राशि लिख दे रहा हूं। चलो बताओ कितनी राशि जमा करेगा? पहले 10,000 उसने जमा किया ना, अब ब्याज जुड़ गई तो कितना हो गया? 10,500। अच्छा, अब 2 वर्ष बाद लिखेंगे 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद 10,000 पर ब्याज। अब 10,000 पे ब्याज निकालिए, बस हो गया, और जोड़ते चले जाएगा। 2 वर्ष बाद, बात समझ रहे हो? 10,000 पर ब्याज, सुनना कितना आएगा? 10,000 बोलो गुणे 5, यहां 2 का गुणा कर दो क्योंकि 2 टाइम रिपीट हो गई ना ब्याज। समझ में आ गया ना? वो एक वर्ष का 5% है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, अर्थात 1,000 रुपये हो जाएगी। समझ नहीं आया क्या? 2 का गुणा क्यों किया? क्योंकि 10,000 रुपये आपका कितने साल तक जमा है? 2 साल तक। 1 साल का 5% है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। कितना है गई? बोलो 1,000 रुपये। अब बात आप समझना। तो देखो आपका मूलधन कितना था? 10,000। अब 2 साल बाद कितना हो गया? 10 1 11,000। अरे हर साल 500 जुड़ता चला जा रहा है ना। तो 2 वर्ष बाद लिखेंगे, 2 वर्ष बाद नहीं है क्या? समझ आगे समझ लिखेंगे 2 वर्ष बाद। अब इसी से पकड़ लेना क्वेश्चन, हर साल 500 रुपये उसकी ब्याज जुड़ती चली जानी। 2 वर्ष बाद, अब फालतू क्वेश्चन मेरा तो पढ़ाने में मन नहीं लगता। 2 वर्ष बाद जमा की गई राशि बताओ, अच्छा क्या होगा? 11,000। इसमें ना जोड़ देना 10,500 में। देखो देखो दिमाग लगाओ ना, मैंने 2 वर्ष की ब्याज निकाला ना, तो आपका मूलधन तो 10,000 जमा था, 2 वर्ष में ब्याज कितनी आई? 1,000। तो 10,000 1 11,000 की पूंजी होगी। अब वो कह रहा है कितने साल बाद कह रहा है? क्या वो? अरे दीदी 2 वर्ष बाद जमा की गई राशि 11,000। कितने वर्ष बाद उसने पैसा मांग रहा है? 15 साल बाद। ठीक है, तो लिखेंगे अतः डायरेक्ट लिख लो यार, अब पता चल गया ना। देखो
पहले उसके पास पैसा कितना था? 10,000। बोल क्यों नहीं रहा? 1 साल बाद 10,500, 2 साल बाद 11,000 लिखेंगे। अतः 15 वर्षों में या 15वें वर्ष में, सीधा सीधा लिखो। अतः 15वें वर्ष में, मैं बताऊं, 15वें वर्ष में जमा की गई राशि में देख लूं डायरेक्ट? अच्छा दिमाग लगाना, मैं बताता हूं। 15वें वर्ष में कुल राशि देख लो, बस हो गया। वो राशि तो मांग रहा है, कितना पैसा हो जाएगा? दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। देखो पहले वर्ष में उसकी कितनी थे, मैं श्रेणी बना के देख रहा हूं इधर आपको, बेजा लगाएगा थोड़ा सा, अजीब सा सवाल है यार। पहले क्या था, पैसा कितना था आपका? 10,000 जमा किए, बोल क्यों नहीं रहा? ठीक है, 1 वर्ष बाद कितना आया? 10,500 आ रहा समझ में? फिर कितना आया? 11,000। तो आपको कितने साल बाद मांग रहा? 15 साल बाद मांग रहा, अर्थात ये कितना है? T1, ये T2। बात सुन रहे हैं? थोड़ा सा मैं डाउट हूं, पहला 10,000 होगा, 10,500 होगा, थोड़ा बेजा लगाओ, नहीं समझ में? क्योंकि पूंजी तो हमने अभी जमा किया है ना। 1 साल बाद कितना हुआ? 18 साल का आइडिया लगाते हैं थोड़ा सा, ठीक? 18 साल का मतलब क्या होगा ये समझ में अभी नहीं आ रहा, आएगा समझ में। एक मतलब उसने तो 10,000 ही यूज किया। 18 साल कैसे होंगे, जरा दिमाग लगाते, थोड़ा सा दिमाग लगाते, ठीक? किसी व्यक्ति ने 2,000 में पैसा जमा किया, सन 2000 में, बात समझ रहा हूँ? मेच्योरिटी कब होगी उसकी? 2018 में। अरे 18 साल, 15 में मांग रहा, 15 कह रहा है, 18 साल में कह रहा है, कितने का है? 15 साल। तो 2015 में उसको रुपया मिल जाएगा, नहीं समझ में? मान के चलो कि 1 जनवरी उसने 2020 में जमा, 2000 में जमा किया, तो 1 जनवरी 2015 में उसको पैसा मिल जाएगा। तो जरा दिमाग लगाइए, तो 1 जनवरी 2020 को उसने बैंक में कितना पैसा डाला? 10,000। यही शुरू होगा 10,000 से। 21 में 2001 में उसका पैसा कितना हुआ? 10,500। सही चल रहा है। इसका मतलब श्रेणी का प्रथम पद कितना है? ए। सार्वंतर डी बराबर, अरे ब्याज कितनी जोड़ रही है? 500 रुपए। तो आपका ये T1 है, ये क्या है? T1, ये T2, अर्थात क्या ज्ञात करना है? T15। नहीं आया समझ में? अच्छा मैं श्रेणी बना दूं क्या? श्रेणी बना दूं तो क्लियर हो जाए, मुझे समझ में आ गया होगा। मैं इधर समझा दे रहा हूं, आप ऐसा करिए। 15वें वर्ष में कुल राशि आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब ब्रैकेट में लिख दीजिए, एपी का कौन सा पद ज्ञात करना है? 15वां पद ज्ञात करना है, ठीक? जबकि एपी आपके पास है क्या? जबकि एपी क्या बताओ? 10,000। बोलो अगला 10,500, अगला अगला 11,000, अगला 11,500, ये डाट डाट जा रही है, अर्थात क्या चाहिए? T15। अब तो समझ में आ गया कि अभी समझ में? क्यों बेटा नहीं है समझ? T15 फार्मूला क्या होता है? A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब 10,000 प्लस 14, डी का मतलब 500। अब बेटा हल कर लो यार इसको। कर लीजिए फिर बता। कितना आ रहा? जोड़ने के बाद ये सब 17। हाँ इतना कहाँ ब्याज हो जाएगी? 10,000 जमा कर रहा है, 15 साल बाद तो कितना कम पैसा मिल रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अच्छा 1 जीरो ज़्यादा हो गया, ये क्या तमाशा हो रहा है यार मुझसे। हाँ इसी प्रकार 20वें वर्ष में कुल राशि बताओ। 20वें वर्ष में कुल राशि उसको कितने मिलेगी? 20वें वर्ष में क्या ज्ञात करना है? एपी का 20वां पद, तो T20 चाहिए। ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब 10,000, 19 गुणे डी का मतलब 500। अब बताओ बेटा कितना आ रहा है? कर लीजिए।
19,000। ठीक, डिजिट नंबर इधर उधर है। इस तरह कभी संख्या उनका मुझे लिखने को तो मिलती नहीं है, कभी गणित में कभी नहीं मिलती, क्योंकि हम लोगों की गणित ऐसी है 11-12 की कि हजार हजार हम कभी लिखते ही नहीं है। हाँ, सब कभी जरूरत नहीं पड़ती, तब 8 साइड की जैसे गणित लग रही। हाँ, ये जरूरत पड़ती है श्रेणी आपको, आप जो 8 साइड के स्टूडेंट होगा, कॉमर्स का होगा, वो भी श्रेणी पढ़ता है। श्रेणी सब में है, चाहे आप 8 साइड की गणित ले लीजिए, एग्रीकल्चर की ले लीजिए, कॉमर्स के लीजिए, श्रेणी तो सबको पढ़ना। देखो 31 नंबर देखना। नहीं, वो तो ब्याज हम निकाले हैं ना, नहीं समझ में? तो आंसर में पता है क्या है, ये भी ब्याज है निकली, ये तो हम ब्याज बस निकाले हैं ना केवल, बात समझ नहीं आया। और उसका मूलधन भी तो पड़ा है, तो थोड़ा सा लिख दीजिए इसे। नहीं, वो भी गलत है। क्या दे रहा है? नहीं, 15 वर्ष में कुल राशि भी निकाले होगा ना वो। अरे तो भी गलत, सही है सवाल है। उसने आंसर, आप एनसीईआरटी का आंसर मिलाओ, कितना आ रहा है? किताब मिलाओ एनसीईआरटी, सवाल सही लगा, क्वेश्चन सही लगा, उसमें गलत लगा होगा भाई, उसके सलूशन के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो यार? कितना दिया आंसर? 20,000 दिए, तो फिर वो 19 नहीं है, फिर वो 21वें वर्ष पूछ रहा है फिर तो। अरे वो गलत है भाई, आप ही देख लीजिए, टी 20 निकालेगा तो 20 गुणे डी कैसे कर देगा? 20 वर्ष बाद कह रहा है ना, 20 वर्ष बाद मतलब 21वें वर्ष, ठीक है, ये 20वें वर्ष हम कह रहे हैं ना। और बढ़ा लो क्वेश्चन थोड़ा सा, लिखेंगे इसी प्रकार, जोड़ लीजिए थोड़ा सा, भाषा नहीं पकड़ते ना हम लोग। 20 वर्ष बाद कह रहा है, 20 वर्ष बाद का मतलब 21वें वर्ष, नहीं समझ में आया? थोड़ा सा फर्क है ना। 20 वर्ष कब बात होगा? जब 21वां वर्ष लगेगा ना। 20 वर्ष बाद 21वें वर्ष, 21वें वर्ष में कुल राशि, आगे बेटा समझ, वो 15वें वर्ष और 15वें वर्ष बाद अलग कहानी होगी। बाद का मतलब हो गया 16वां वर्ष, समझा क्या? में कुल राशि, इसका मतलब हाँ टी 21 मांग रहा है, ए प्लस का 21 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात ए प्लस का 20 डी। दोनों में फर्क नजर आया कि नहीं आया? 20वें वर्ष और 20 वर्ष बाद मतलब 21वें वर्ष। अब हल कर लो, आ गया समझ बेटा? चलो, अरे 500 रुपये और जुड़ जाएगा उसमें यार, ब्याज हर वर्ष 500 तो ब्याज मिल रही है उसको। वो साधारण ब्याज में कह रहा है ना, साधारण ब्याज का मतलब हर साल 500 उसका मिलेगा, मूलधन उसका जबकि बढ़ रहा है, लेकिन यदि चक्रवृद्धि ब्याज लगाते तो ब्याज बढ़ती जाती। बेटा लिख दो ना, अब इसमें 20,000 आएगा, अब इसमें क्या आंसर लिखना? अरे आप भी लिख दो। चलो अगला बढ़ाओ कुछ। थोड़ा डाउट ना होइएगा, 20वें वर्ष और 20 वर्ष बाद का मतलब 21वां वर्ष, समझ में आ गया? बाद का मतलब आप समझ गए ना। जिससे आपसे मैं बात करूं कि आपकी उम्र के मतलब 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद मतलब आपका 11वां साल लग गया ना, बात समझ गया ना? तो 11वां साल का मतलब हुआ 10 साल बाद, एक ही बहानी है, तो आप थोड़ा सा सीरियस रहिएगा। जब बाद कह दे तो आप समझ जाइएगा, नहीं फिर गड़बड़ सड़बड़ होगा। 31 बताओ, 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक निर्माता घोषित करता है कि उसकी मशीन जिसका मूल्य 15,625 रुपए हर वर्ष 20% दर से उसका अवमूल्यन हो जाता, मतलब दर घट जाता है, क्योंकि कारखाने में मशीन लगी है तो मशीन चल रही है। जैसे आप कोई ट्रक खरीदे तो हर साल उसकी 20% क्या हो जाता है, ट्रक की कीमत या कोई मशीन की कीमत कम हो जाती है। 5 वर्ष बाद मशीन की कुल कितनी कीमत रह जाएगी, मतलब कितनी घट जाएगी 5 वर्ष बाद, समझ में आ गया? तो लिखेंगे मशीन का मूल्य कितना है, लिखेंगे ज्ञात है मशीन का मूल्य
मशीन का मूल्य कितना है बताओ? 15,625। लिखो यार, मैं थोड़ा सा एक्सपोजर बदल दूँ, नहीं ये अंधेला हो जाएगा वीडियो। हाँ वही कह रहा हूँ, एक्सपोजर बदलूँ तो ये उजेला हो गया, देखो यही तो समस्या। एक्सपोजर नहीं ला, लाइट बंद करो बेटा थोड़ा सा, आओ जल्दी से लाइट बंद करो, क्योंकि ये अंधेला भी आ रहा है वीडियो में। अब सही, लाइट जलाओ। हाँ, मशीन का मूल्य कितना है? 15,625। पहले वर्ष मशीन का मतलब कितना मूल्य घट गया? 20% घट गया। अच्छा उल्टा चलो, कितने प्रतिशत रह गया? अरे 20% कोई चीज घट गई तो कितने प्रतिशत मूल्य है? 80%। तो चाहे 80% में निकाल लूं, नहीं समझ में आया, आगे समझ में तो लिखेंगे पहले साल, मतलब एक साल बाद, या पहले एक साल बाद लिख लीजिए, एक साल बाद मशीन का मूल्य कोई बताएगा? 15,625 का कितना परसेंट? 80%। समझ नहीं आया क्या? अरे उसके 80% ही रह जाता है, बात समझ में? 20% मूल्य घट गया, नहीं आया समझ में? आ गया समझ? बताओ कितना आएगा हल करने में? ये बताओगे लगभग अप्रोक्सीमेशन वैल्यू? या फिर ऐसा करो, इसको लिखा रहने दो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 80/100 को मैं जीपी बनाऊंगा ना तो आसान हो जाएगा आप सब लोगों के लिए। 15,625 और 80/100 को कुछ इस तरह लिख दें, 20/100। देखो यार एक ही मतलब है यार, थोड़ा भेजा लगाओ। इसका एलसीएम लो, यहाँ 100 होगा ना, 80/100 होगा ना, 80% का। ये इसका एलसीएम लोगे तो 80/100 ही तो आएगा, नहीं समझा? अच्छा 2 वर्ष बाद क्या होगा? 2 वर्ष बाद फिर 20% घट जाएगा, तो इसका होल ऑफ स्क्वायर लग जाएगा, नहीं समझा? फिर 20% घट गया। अच्छा 2 साल बाद लिखेंगे, 2 साल बाद मशीन का मूल्य मतलब कितना घट गया? जरा दिमाग लगाओ, भेजा लगाओ। 15,625 और फिर 20% घटेगा, तो 20% घटेगा तो इसका गुणा हो जाएगा, क्या होगा? 1 माइनस का 80% का, मैं उल्टा चलूं समझ जाओगे ना, 20/100 का होल ऑफ, इसका 80% और घट गया मूल्य, तो गुणा हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब जरा दिमाग लगाई। अच्छा 2 साल बाद आया तो यहाँ घात 2 लग गई, 1 साल बाद तो घात यहाँ 1 है। इसी प्रकार बताओ जरा, इसी प्रकार कितने साल बाद? 5 वर्ष बाद, भेजा लगा लो यार डायरेक्ट। 5 वर्ष बाद मशीन का मूल्य, बताओ मशीन का मूल्य कितना होगा? 15,625 गुणे घात बोलो 5। इसको हल करा दो। इसको जब आप हल करोगे तो 5,051,20 रुपये आएगा। बस में इसका मतलब देखो कहानी क्या थी, बात पकड़ना। मशीन का मूल्य कितना था? 15,000। 5 साल बाद कितना मूल्य बचा मशीन का? इसका मतलब 1 आध साल और मशीन चला लेगा तो 0 रुपया हो जाएगा, फिर माइनस घर से न लगने लगे। आदमी कहता ना कि बहुत पुरानी गाड़ी होगी, कौन खरीदेगा ये, तो कबाड़ में बेच डालो। तो कबाड़ वाला भी सोचेगा यार कि जितने का कबाड़ नहीं मिलना है उतना का इसमें खर्च लग जाना है, तो इसको पड़ी रहेगी, कोई ना खरीदेगा। समझा क्या? अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आज के फालतू क्वेश्चन है। मुझे आज पढ़ाने में मजा थोड़ा आ रहा है, जबरदस्ती पढ़ा रहा हूँ इस तरह फालतू क्वेश्चन। कभी परीक्षा में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। अरे नहीं, इंटर में कभी नहीं आते बेटा, मुझे बहुत अनुभव। हाँ 9-10 में फालतू वाले क्वेश्चन आते हैं, इंटर में कभी नहीं आते यार, क्योंकि जो कंपटीशन लेवल में जेईई मेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो कभी इस तरह क्वेश्चन नहीं देते। कौन ये चेक कराएगा फालतू? फुर्सत नहीं उसको, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इन क्वेश्चनों को देगा। किसी कार्य को, ध्यान सुनना,
किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगाए गए हैं। तो कोई कार्य किया गया, कोई कार्य का ठेका लिया गया है और उसको कुछ दिनों में पूरा करने के लिए टारगेट बनाया गया है कि हम इन दिनों में कार्य पूरा कर देंगे। तो कितने कर्मचारी लगाए गए हैं? 150। अब दिमाग लगाना, दूसरे दिन में 4 कर्मचारी काम छोड़ देते हैं, तीसरे दिन में फिर छोड़ देते हैं 4 कर्मचारी अन्य छोड़ देते हैं, अन्य इसी प्रकार अन्य। अब कार्य पूर्ण करने में 8 दिन अधिक लगते हैं। दिमाग लगाना, 8 दिन क्या लगते हैं? अधिक लगते हैं। तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें कार्य पूर्ण किया गया हो। अब परेशानी में मैं बताता हूं, लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे कर्मचारियों की संख्या ज्ञात है, 32 नंबर देखेंगे, ज्ञात है कर्मचारियों की संख्या। बताओ कितने कर्मचारी हैं आपके पास? बोलो 150। माना कार्य को 8 दिनों में n दिनों में पूरा किया जाता है। आप सेंटेंस बना लीजिए। अच्छा, अब थोड़ा सा सीरियस रहिएगा। आपके पास कर्मचारी कितने हैं? कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई ठेकेदार है, वो किसी कार्य का ठेका लेता है, वो कहता है मैं कितने दिनों में पूरा कर दूंगा? बोलो n दिनों में। जरा भेजा लगाना। उसने क्या कहा? उसने ये कहा, ठीक, मैं बताता हूं। हमने मान लिया कि माना कोई कार्य n दिन में पूर्ण हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। अब दिमाग लगाइएगा, पहले दिन बात दिमाग लगाना, पहले दिन कितने कर्मचारी काम करते हैं? 150। सपोज दैट दूसरे दिन कह रहा 4 कर्मचारी छोड़ के चले गए, तो कितने बचे? 146, फिर 142, फिर 138, फिर अच्छा, इस तरह आपके कर्मचारियों की संख्या। उसने क्या कहा कि यदि कांस्टेंट लेवल में रोज 150 कर्मचारी काम करते हैं, तो दिमाग लगाना, तो कह रहा है कि यदि इस तरह छोड़ के चलते हैं ना तो 8 दिन और लग जाता है। तो 8 दिन और लगने का मतलब, जरा दिमाग लगाना, यदि काम 20 दिन में होता, बात दिमाग लगाना, यदि 20 दिन में काम होना था तो कितने दिन लग गए हो? 20 8 28 दिन और लगे। इधर काम और लग जाता है ना, तो जरा दिमाग लगाइएगा, इधर यदि n दिनों पे काम कर रहा है, कितने दिनों में काम पूरा हो रहा है? अब जरा दिमाग लगाना, यदि n दिनों में कार्य हो रहा है, भेजा लगाइएगा, तो इधर कितने दिनों में काम हो रहा है? n+8 करें या फिर इधर घटा दें n-8? नहीं समझ, या फिर इधर घटा दीजिए। बात समझ में नहीं आई? समझ में आ गया? इधर यदि n दिनों में काम हो रहा है तो इसमें 8 दिन ज्यादा लग रहा है, तो इसमें 8 दिन ज्यादा लग रहा है, तो इधर यदि कांस्टेंट में बने रहे, बात समझ में? दिमाग लगाने, कितने दिनों में कार्य हो रहा है? n दिनों में, तो n में से 8 दिन इधर चाहे मैं कम कर दूं या फिर इधर 8 दिन जोड़ दूं। इसका मतलब लॉजिक क्या, जरा दिमाग लगाइए, n-8 गुणे 50। अब समझना, ठीक, एक दिन में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं? 150। इधर कितने दिन है? n में 8 मैंने घटा क्यों दिया? क्योंकि 8 दिन इधर कितने लगते हैं? ज्यादा लगते हैं। इधर मैं 8 दिनों की सीरीज जोड़ दूं, बात दिमाग लगाना, इधर 8 दिनों की सीरीज जोड़ूंगा तो क्या आएगा? बोलो जरा, 150। दूसरे दिन कितने काम करते हैं? पहले आप लिखिए, मैं बता रहा हूं। लिखेंगे, मैं समझाता हूं उसको परेशान। लिखेंगे पहले दिन कर्मचारियों की संख्या, पहले दिन कर्मचारियों की संख्या, पहले दिन लिखना, पहले दिन कर्मचारियों की संख्या। बताओ पहले दिन कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 150। दूसरे दिन 4 कर्मचारी छोड़ के चले गए ना यार, कितने? 146। बात समझ में आए? दिमाग, ठीक, भेजा लगाना, दिमाग लगाना। यदि कर्मचारी रोज 4-4 छोड़कर जाते हैं, यदि कर्मचारी रोज 4-4 कर्मचारी, हर दिन 4 कर्मचारी घट रहा है, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो रहा है? n दिनों में। बात दिमाग लगाना।
यदि कांस्टेंट में n दिनों में पूरा हो रहा है, जरा दिमाग लगाइएगा, उसमें कह रहा है कि यदि छोड़ के काम करते हैं तो 8 दिन अधिक लगते हैं, अर्थात छोड़ के ना काम करेंगे तो 8 दिन कम लगेंगे। तो ये नोट लिख लीजिए, नहीं आप कंफ्यूजन में फंस जाओगे। नोट लिखो, यदि प्रत्येक दिन 4 कर्मचारी कम हो रहे हैं, यदि प्रत्येक दिन 4 कर्मचारी कम हो रहे हैं, तो कार्य को n दिन में पूरा किया जाता है। तो कार्य को n दिन में पूरा किया जाता है। तो कार्य को n दिन में पूरा किया जाता है। अब यहां से बात पकड़ना, सुनिएगा ध्यान से। मैंने क्या लिखा, माना कार्य को n दिनों में पूरा किया जाता है। भेजा लगाना, किस कॉन्सेप्ट में मैंने माना n दिनों में कार्य पूरा। पहले दिन कितने कर्मचारी लगे थे, दूसरे दिन में इस तरह घटते 90 दिन तक घटते चले जाएंगे, रोज घट रहे हैं 4-4 कर्मचारी। तो जब रोज 4-4 कर्मचारी घट रहे हैं तो कितने दिन में कार्य हो रहा है, n दिनों में। तो n दिनों में से जरा दिमाग लगे, सपोज दैट n का मतलब कितना है 20, थोड़ी देर के लिए n का मतलब 20 आ गया, ठीक है। तो यदि ये 4-4 दिन ना घटते, 4-4 कर्मचारी ना घटते तो काम तो 8 दिन पहले हो जाता ना। नहीं समझ में आया, अर्थात उसने क्या कहा कि 8 दिन ज्यादा लगते हैं। 8 दिन कब ज्यादा लगते हैं, जब 4-4 रोज कर्मचारी कम हो रहे हैं। सपोज दैट n बराबर 20 आ जाता, तो 20 दिन कब लगे, सुनो 20 दिन कब लगे, जब रोज कर्मचारी 4-4 कर्मचारी घट रहे हैं। यदि ना घटते तो इसमें 8 दिन और नहीं कम हो जाते। तो जरा दिमाग लगाइए, अर्थात वो काम को कितने दिन में कर लेता। इसका मतलब जरा दिमाग लगाना, तो मैंने क्या लिखा है, यदि क्या लिखे आप, सेंटेंस क्या लिखे, यदि प्रत्येक दिन 4 कर्मचारी कम हो रहे हो तो कार्य को n दिनों में पूरा किया जाता है। और उसमें जोड़ के लिखे, और यदि रोज कर्मचारी 150 काम करें, और यदि रोज कर्मचारी 150 कर्मचारी, और यदि रोज 150 कर्मचारी काम करें, तो उस कार्य को मैं क्या लिखूं बताओ जरा, 8 दिन कम हो जाएंगे ना। तो क्या होगा, n-8 दिनों में, लिखो n-8 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। फिर समझना, उसे समझ में आ गया होगा यार, फिर समझाऊं, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। अब मैं दूसरे हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले दिन कितने कर्मचारी थे, दूसरे दिन 146, तीसरे दिन फिर 4-4 घटते चले जा रहे हैं। इस तरह घटते घटते, तो जब ये घट के जा रही है तो कितने दिन में काम हो रहा है, n दिन में। समझ में आ गया। और यदि घट ना रहे हो, रोज कितने काम करें, 150, तो इससे 8 दिन कम में हो जाएगा काम। उसके 8 दिन अधिक होता है ना काम, इस तरह में 8 दिन ज्यादा हो जाते हैं। अर्थात यदि रोज काम करेंगे तो n में से 8 कम हो जाएगा। इसका मतलब कि दिमाग लगाना है, n-8 गुणे 150 नहीं आ समझ। अर्थात देखो, एक दिन में कितने कर्मचारी लग रहे हैं, 150, दिन कितने थे, n-8। इधर जरा दिमाग लगाना है, इधर दिमाग लगाना, ठीक। पहले दिन में कितने कर्मचारी, बोलो 150, दूसरे दिन में बोलो 100, तीसरे दिन में ये कहां तक जाएगी, n पदों तक। जरा दिमाग लगाना, पहले दिन में 150 कर्मचारी लगे, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, और ये घटते घटते कहां तक जाएगा, n पद, क्योंकि n दिन में काम हो रहा है। यदि 3 दिन में काम होता ना तो इसको 3 पॉइंट तक सीरीज ले जाते, 10 दिन में काम होता तो 10 पॉइंट तक ले जाते, n दिन में काम हो रहा है n पद। अब भी समझ नहीं आया, आगे होगा समझ। बताओ ये कितना आ गया, n-8 गुणे 150। इधर सुनना, एपी के कितने पद जोड़ने, n पर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a, a का मतलब 150, n-1 इंटू d, d का मतलब, अच्छा यार इसको हल कराओ। हाँ -4, n-8 गुणे 150। ध्यान सुनना ध्यान से, ये 2 कॉमन लो, इधर देखना, ये दो यहां से कॉमन होंगे, 2 खसक गया, तो कितना है 150। ये कितना बचा बोलो जरा, -2 नहीं आया सुन। इस ब्रैकेट से मैंने क्या किया, 2 कॉमन लेके इस 2 को काट दिया। अब सुनना, आज के सवाल थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना, अजीब सा सवाल है। 150 n-8 गुणे 150 कितना होगा, 15 8 गुणे 150 120,
1200। इधर देखो 150 यानी ये भी तो होगा, ठीक, और प्लस का n, इसके अंदर गुणा करूं तो कितना आएगा, ये प्लस का n आया, माइनस का 2n प्लस का 2। 150n से 150n तो कट गए यार, क्या लफड़ा हो रहा है। 2a क्वाड्रेटिक बननी चाहिए यार, ये तो कैलकुलेशन देखिए जरा कहाँ से गड़बड़ हो गई। n/2 इंटू 2a, सवाल तो सही चल रहा है, माइनस का 1200 बनेगी क्वाड्रेटिक। इधर देखो ये तो कट ही रहा ना, 150 है, 150 है, कटने दो, देखते हैं इसे, उसका कैलकुलेशन नहीं देखना। 150 n माइनस का कितना, ये 1200। अब जरा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, ये कितना आएगा 100, पहले ये लिखा रहेंगे, बता रहा हूँ, ये 150 है, प्लस का कितना, ये नहीं प्लस का ना होगा, माइनस का बोलो 2m, आ रहा सुन, और ये माइनस माइनस, तो 150 की जगह आप उसे सही चल रहे थे वो कट जाएगा, ज़्यादा आसान हो जाएगा। 150 n माइनस का 1200 प्लस का 150 n माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 2n। 150 n से 150 n काट दो, जल्दी हल हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा? कितना बचा बताओ, सबको उधर ले जाओ, सबको उधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा, 2n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस का 1200 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाओ इसके, n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 600 इक्वल टू 0। गुणनखंड बनाओ 600 के, ताकि एक आए घटाने के साथ, कितना आएगा 30, नहीं 25 और 24, 25 गुणे 24 करो शायद 600 आएगा, समझ में आए? 25 गुणे 24 600 होगा, और 25 में 24 बराबर है बेटा, कल माइनस का 25n प्लस का 24n, सही है सही। अरे 25 गुणे 24 600 होता है। देखना यहाँ से n कॉमन, n माइनस 25 प्लस का 24 कॉमन, n माइनस 25, सुनना क्या आ गया, n माइनस का 25, दूसरा फैक्टर बताओ, n प्लस का 24 बराबर 0। n बराबर कितना आया 25, यहाँ n बराबर माइनस 24। ये अमान्य हो गया, क्यों मान्य हो गया बताओ, दिनों की संख्या कभी निगेटिव होगी क्या? अब सुनना, थोड़ा सा इसका एक्सपोजल देखो, सही देखो, मैं आंसर दे रहा हूँ, दिमाग लगाना। देखो यदि रोज कर्मचारी 4 कम हो रहे हैं तो कितने दिन में काम हो रहा है, बोलो 25 दिन में। यदि रोज 150 ही काम करते रहे तो 25 में से 8 दिन कम पहले हो जाएगा, अर्थात 25 में 8 घटाऊंगा तो 17। यदि रोज कर्मचारी 150 काम करें तो उस कार्य को केवल 17 दिन में कर डालेंगे, और रोज कर्मचारी यदि 4 कम होते रहे तो कितने दिन में काम करेंगे, 25 दिन में। अब भी समझ में नहीं है, लिख दो आंसर में। अतः यदि रोज कर्मचारी 4 कम हो तो कार्य को 25 दिन में पूरा किया जाएगा। अतः यदि रोज कर्मचारी 4 कम हो तो कार्य को 25 दिन में पूरा किया जाएगा, तो कार्य को 25 दिन में पूरा किया जाएगा। यही अपना आंसर है, ये बता दो, बाकी लिखा दे रहा हूं। तो कार्य को 25 दिन में पूरा किया जाएगा। और यदि रोज कर्मचारी 150 काम करें, और यदि रोज कर्मचारी 150 काम करें तो कार्य को कितने दिनों में, तो कार्य को 17 दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो कार्य को 17 दिनों में पूरा किया जा सकेगा। तो कार्य को 17 दिनों में पूरा किया जा सकेगा। तो कार्य को 17 दिनों में पूरा किया जा सकेगा। तो देखिए, जो स्टूडेंट मुझे सुन पा रहे हो, कल से हम लोग पहले चैप्टर में काम करेंगे, सेट में, सेट थ्योरी में, समुच्चय में। तो कल मैं आपको 2 वीडियो दूंगा सेट थ्योरी के, पार्ट 1 और पार्ट 2 के। कृपया पार्ट 1 पार्ट 2 को कल ही फाइनल करके, जो लोग इस 9वें चैप्टर में पीछे रहे होंगे, देखो 9वें चैप्टर को समाप्त करने में मुझे 22 वीडियो लगे हैं। यदि 22 वीडियो से आप पीछे हैं तो कृपया कल आप पीछे रहने दीजिए उसको। कल आप एक नई नोट्स बना के
पार्ट 1 और पार्ट 2 का आप वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे और परसों से मैं कल मैं 2 वीडियो लेक्चर आपको दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2, और परसों से आप कल की देखिए टाइमिंग कुछ चेंज रहेगी। इधर सुनिए सब लोग, कल देखिए आपको मैं 11 बजे के आसपास, ठीक 11 बजे के आसपास या सुबह कर दूं, एक वीडियो कल मैं आपको सुबह दूंगा 7 बजे, ठीक है। पार्ट 1 सेट थ्योरी पार्ट 1 का नहीं, अभी ये आप लोग तो पढ़ चुके ना, ऑनलाइन वाले बच्चे इस वीडियो को पहले पढ़ेंगे आज, बात समझो। ऐसा करते हैं, कल आप लोग 7-8 बजे सारी कोचिंगों से खाली हो जाते हो, समझ में आया, 10 बजे तक खाली हो जाते हो। मैं आपके आईडी में लगभग सुबह 9 बजे, 9 एग्जैक्ट सुबह कर दूं, कितने बजे, मैं सुबह तो खाली नहीं रहता था, 8 बजे दे दूं मैं वीडियो आपको, मैं ठीक आपको 7 बजे सुबह वीडियो देता हूं, आपको जब पढ़ना हो पढ़िएगा। मैं कल सुबह एग्जैक्ट 7 बजे वीडियो दूंगा, फिर शाम को एग्जैक्ट 4 बजे दूंगा, समझ में आ गया। कल पहला पार्ट का वीडियो सुबह 7 बजे रिलीज होगा, सब लोग अपनी अपनी आईडी चेक कर लेंगे, टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, समझ में आ गया। और दूसरा वीडियो शाम 4 बजे, कल 2 क्लासें लगेंगी, एक सुबह 7 बजे वीडियो आएगा, एक शाम 4 बजे आएगा। दोनों वीडियो कल फाइनल करके परसों की क्लास आप इसी समय से 2:30 से 4 के आसपास अपलोड होगी, मतलब ऑफलाइन चलेगी, वीडियो रिकॉर्ड होगा, और ठीक 5 बजे सोमवार के ठीक 5 बजे सेट थ्योरी का तीसरा पार्ट आएगा। तो आपको मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, फिर शाम 4 बजे, फिर परसों दिन सोमवार को फिर ठीक शाम 5 बजे, ठीक, समझ में आ गया पूरा शेड्यूल।